नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है हमारा, उसमें बीए सेकंड ईयर में सेकंड पेपर के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। हम इससे पहले मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। भाग 3 संविधान का और भाग 4 के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। भाग 4A के अंतर्गत मौलिक अधिकार हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा बाद में करेंगे। आज हमने लिया है भाग 5। देखिए भाग 5, जिसमें संघ सरकार अर्थात केंद्र सरकार, हमारे यहाँ पर 3 प्रकार की सरकारें हैं: केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। क्योंकि यहाँ पर शासन एकात्मक ना होकर के संघात्मक शासन है। किस प्रकार का शासन है? संघात्मक शासन। तो हम यहाँ पर भाग 5 में संघात्मक शासन में केंद्र सरकार के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार को 3 भागों में डिवाइड किया गया है: कार्यपालिका और व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। 3 भागों में इनको केंद्र सरकार को डिवाइड किया गया है, विभाजन किया गया है। हम बात करेंगे कार्यपालिका के संदर्भ में, तो कार्यपालिका आर्टिकल अनुच्छेद 52 से 78 तक कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। इसके अलावा कार्यपालिका में केग भी आता है। इसी वजह से आर्टिकल 148 से 151 तक भी वर्णन किया गया है। देखिए हम बात करें केंद्र सरकार के संबंध में, तो अनुच्छेद 52 से 151 इसको 6 अध्याय में डिवाइड किया गया है। अर्थात भाग 5 को 6 अध्याय में विभाजन किया गया है। तो कितने अध्याय है इसमें? 6 अध्याय, 6 अध्याय। अब हम बात करते हैं कार्यपालिका के संदर्भ में। तो कार्यपालिका का आर्टिकल कहाँ से रहेगा? 52 से 78 और 148 से 151 तक। ठीक है। हम बात करें व्यवस्थापिका के संदर्भ में। व्यवस्थापिका के संदर्भ में हम बात करें तो 79 से 123 तक क्या है? व्यवस्थापिका। हम न्यायपालिका के बारे में बात करें तो 124 से 148 अनुच्छेद तक क्या है? न्यायपालिका। देखिए हम बात करें कार्यपालिका में कि कार्यपालिका में कौन आता है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और इसके अलावा केग, CAG, ये भी कार्यपालिका में ही आता है। हम बात करें व्यवस्थापिका में, तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका इन दोनों में राष्ट्रपति आता है। आप आगे नेक्स्ट इनके कार्य पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि राष्ट्रपति क्या होता है, कार्यपालिका में भी होता है और व्यवस्थापिका में भी होता है। आप ऐसे कंफ्यूज मत होना कि राष्ट्रपति को तो यहाँ पर कार्यपालिका में मान लिया, फिर व्यवस्थापिका में क्यों मान रहे हैं? क्योंकि आप इसकी जब विस्तृत चर्चा करोगे राष्ट्रपति के, भारत के राष्ट्रपति के, क्योंकि कुछ कार्य व्यवस्थापिका का करता है और कुछ कार्य कार्यपालिका का, इसी वजह से इन दोनों में राष्ट्रपति को लिया गया है। देखिए व्यवस्थापिका का अर्थ है विधानमंडल। विधानमंडल अर्थात संसद। व्यवस्थापिका को ही संसद कहते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसकी विस्तृत चर्चा हम करेंगे कहाँ पर? व्यवस्थापिका में। न्यायपालिका। न्यायपालिका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करती है? न्यायपालिका। संविधान को संरक्षण कौन प्रदान करती है? न्यायपालिका। न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है कहाँ पर? 124 से 148। यहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट और 25
जो हमारे हाई कोर्ट हैं उनके बारे में, अधीनस्थ न्यायालय के बारे में, जिला न्यायालय के बारे में, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। कहाँ पर? न्यायपालिका में। देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं कार्यपालिका में राष्ट्रपति के संदर्भ में। हम सबसे पहले किसके संदर्भ में बात करते हैं? राष्ट्रपति के संदर्भ में। ये राष्ट्रपति जो नामकरण किया गया है, ये शब्द अमेरिका से लिया गया है। नामकरण तो अमेरिका से किया गया है और जो इसकी संवैधानिक स्थिति है वो ब्रिटेन से ली गई है। देखिए, अमेरिका का राष्ट्रपति और भारत का राष्ट्रपति में ये अंतर है कि वहां पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है और यहां पर संसदात्मक शासन प्रणाली है। वहां पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होने के कारण वहां पर वास्तविक और संवैधानिक प्रधान दोनों कौन हैं? राष्ट्रपति हैं अमेरिका में। लेकिन यहां पर यह संवैधानिक प्रधान है, वास्तविक प्रधान नहीं है। वास्तविक प्रधान राष्ट्र का मंत्रिपरिषद होती है और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के संदर्भ में। देखिए, राष्ट्रपति के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे तो राष्ट्रपति की हम स्थिति के बारे में जानते हैं कि राष्ट्रपति की स्थिति कैसी है। राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह, यानी वहां पे तो राजतंत्र है, वहां पर जिस प्रकार से एक संवैधानिक रूप से देश का प्रधान होता है, लेकिन उसके पास वास्तविक रूप में कुछ भी क्या नहीं है? शक्तियां नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी प्रधानमंत्री के पास या मंत्रिपरिषद के पास वास्तविक शक्तियां होती है, राष्ट्रपति के पास नहीं। तो हम बात करेंगे राष्ट्रपति के संदर्भ में। देखिए, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यानी कि हमेशा क्या रहेगा? भारत का एक राष्ट्रपति, उसका पद ज़्यादा दिन तक क्या नहीं रह सकता? रिक्त नहीं रह सकता। आर्टिकल 52 के तहत भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किस आर्टिकल के तहत होगा? अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा, क्योंकि राष्ट्रपति होना बहुत ही आवश्यक है। राष्ट्रपति क्या करता है? देश का संचालन करता है, देश का संचालन करता है, हर इसकी नीतियों का क्या करता है? प्रशासन को, सभी को संभालने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति। इसीलिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत बहुत ही आवश्यक है। भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। हम बात करें आर्टिकल अनुच्छेद 53 के संदर्भ में। आर्टिकल 53 के संदर्भ में हम बात करें राष्ट्रपति के, तो इसमें कार्यपालिका की शक्तियां निहित होगी, यानी कि सभी शक्तियां कार्यपालिका की किसमें होगी? राष्ट्रपति में। किसमें होगी? राष्ट्रपति में।
देखिए, इन शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं राष्ट्रपति करेगा या राष्ट्रपति के द्वारा जो कोई प्रतिनिधि चुना जाता है, प्रशासक नियुक्त किया जाता है, वो इन शक्तियों का प्रयोग करेगा। यहाँ स्वयं का अर्थ है या तो स्वयं या इसके अधीनस्थ, इसके द्वारा प्रशासक की नियुक्ति करके किसका प्रयोग किया जाएगा? कार्यपालिका शक्तियों का। अनुच्छेद आर्टिकल 53 में किसका उल्लेख किया गया है? कार्यपालिका शक्तियों का। देखिए 52 में तो क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति, और 53 में सारी कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में। हम बात करें अनुच्छेद 54 के संदर्भ में। चौवन के संदर्भ में हम बात करें आर्टिकल, इसके तहत एक निर्वाचक मंडल होगा। आर्टिकल 54 के तहत एक निर्वाचक मंडल होगा, और निर्वाचक मंडल क्या करेगा? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उसके लिए एक निर्वाचक मंडल की आवश्यकता है। हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। अप्रत्यक्ष रूप से इसलिए होता है क्योंकि ये भारत का प्रधान तो है, लेकिन वास्तविक नहीं, इसीलिए अप्रत्यक्ष रूप से होता है। मान लीजिए राष्ट्रपति का अगर हम प्रत्यक्ष रूप से करा दें आम जनता के द्वारा व्यस्त मताधिकार के आधार पर, और फिर इन्हें संवैधानिक पद वास्तविक ना दिया जाए, तो क्या उस चुनाव का महत्व होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वास्तविक ये जिम्मेदारी नहीं, लोगों के प्रति इनकी जिम्मेदारी नहीं होती, क्योंकि ये चुनाव, ये संवैधानिक पद इनका प्रधान होता है, सिर्फ वास्तविक नहीं होता। यह कर्तव्य का पालन और कल्याणकारी कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारी योजनाओं को लागू कौन करता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ये तो सिर्फ उन पे हस्ताक्षर करके उन्हें लागू करते हैं। योजना का निर्माण कौन करता है? व्यवस्थापिका या मंत्रिपरिषद वगैरह। तो इसी प्रकार से निर्वाचक एक मंडल होता है आर्टिकल अनुच्छेद 54 के तहत, और इसी आर्टिकल के तहत निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है संसद के निर्वाचित सदस्य। देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, अर्थात निर्वाचक मंडल में किस किस को शामिल किया गया है। उसमें संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, वहां पर चुनाव में निर्वाचक मंडल में जो मनोनीत सदस्य हैं उनको शामिल नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ निर्वाचित सदस्यों को ही शामिल किया गया है। किसके? संसद के। संसद के निर्वाचित सदस्यों के अलावा निर्वाचक मंडल में राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों को भी शामिल किया गया है। विधानसभा के सदस्यों को भी शामिल किया गया है, लेकिन वो भी कौन सी होनी चाहिए? निर्वाचित होनी चाहिए, ना कि मनोनीत होनी चाहिए, क्योंकि मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। सिर्फ कौन से ले सकते हैं? निर्वाचित सदस्य। इसके अलावा हम बात करें तो 70वें संविधान संशोधन के तहत यूटी, हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र सरकार जो
टी गवर्नमेंट हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, जिनमें से पुडुचेरी और अपन बात करें दिल्ली, तो वहाँ की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी सम्मिलित किया गया है। कब? 70वें संविधान संशोधन द्वारा। 70वें संविधान संशोधन के द्वारा निर्वाचक मंडल में राष्ट्रपति के में इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के सदस्यों को भी क्या किया गया है? शामिल। इनके सदस्य भी निर्वाचित ही होने चाहिए। मनोनीत सदस्यों को यहां पर क्या नहीं किया गया? निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया गया। हम बात करते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 55 के संदर्भ में। चुनाव की रीति किसके संदर्भ में? चुनाव की रीति के संदर्भ में हम बात करते हैं। चुनाव की रीति के संदर्भ में यहाँ पर क्या होता है? निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय, जो इसकी राष्ट्रपति की विधि है, चुनाव की विधि। तो इस सूत्र का प्रयोग यहाँ पर चुनाव के लिए कौन कौन से सूत्रों का प्रयोग किया जाता है? एमएलए का अलग मत होता है और एमपी का अलग मत होता है, क्योंकि राज्य के जो एमएलए होते हैं, विधायक होते हैं, वो वहाँ की जनसंख्या के आधार पर उनका मत मूल्य निकाला जाता है। मत मूल्य निकाल करके एक निश्चित कोटा प्राप्त करने पर ही राष्ट्रपति को क्या माना जाता है? विजय माना जाता है, क्योंकि बिना निश्चित कोटे के नहीं माना जाता। यहाँ पर जो कोटा प्राप्त है वो है, जिसका सूत्र है वैध मतों की संख्या ये राष्ट्रपति के लिए कोटा प्राप्त करने का सूत्र है। वैध मतों की संख्या +1, रिक्त पदों की संख्या +1, यानी रिक्तियों की संख्या या रिक्त पदों की संख्या वैध मतों की संख्या बटे रिक्त पदों की या रिक्तियों की संख्या +1, ये क्या होगा? एक निश्चित कोटा प्राप्त करने के लिए सूत्र होगा राष्ट्रपति के लिए। यहां पर हम बात करें एमएलए के संदर्भ में, देखिए विधायक, चाहे विधायक हिंदी में बोलेंगे, एमएलए इंग्लिश में। हम एमएलए के बारे में बात करें तो वहां पर क्या आएगा? वैध मतों की संख्या नहीं आएगी। वहां पर इस वैध मतों की संख्या के ना आकर के राज्य की जनसंख्या आ जाएगी, जो वयस्क मताधिकार है। देखिए राज्य की जनसंख्या आ जाएगी वहां पर, और यहां पर क्या आएगा? यहां पर जो विधानसभा के सदस्य हैं निर्वाचित, उनकी संख्या आ जाएगी। बटे में यहां पर 1 की जगह 1000 आ जाएंगे। ये एमएलए का सूत्र हो गया। देखिए यहां पर तो कोटा निश्चित करने के लिए है वैध मतों की संख्या और रिक्त पदों की संख्या +1, लेकिन एमएलए में क्या होगा कि राज्य की जनसंख्या ठीक है बटे जो निर्वाचित सदस्य है विधानसभा के, उनकी संख्या बटे 1000।
ये एमएलए का सूत्र हो गया। हम बात करें एमएलए के बाद में एमपी का, तो एमपी के सूत्र में क्या होगा, जो भी जितने भी स्टेट अपने उन सभी की जो कुल मत मूल्य हैं उनका योग बटा संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, मत मूल्य आ जाएगा किसका, एमपी का। एक सांसद का मत मूल्य इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। हम बात करें कि वर्तमान में 1971 की जनसंख्या के आधार पर मत मूल्य हैं भारत में 709 एक सांसद का मत मूल्य होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में एक सांसद का मत मूल्य कितना होगा, 709, कहीं पे 708 दे रखा है, लेकिन वास्तविक रूप में 708 ही हैं। कितने हैं, 708। हम बात करें राजस्थान के संदर्भ में कि राजस्थान के विधायक उनका मत मूल्य कितना है, उनका मत मूल्य कितना है। उनका मत मूल्य राजस्थान के विधायकों का 129। कितना है, 129 मत मूल्य है। किनका है, राजस्थान के विधायकों का। लेकिन अपन बात करें भारत के संदर्भ में, तो भारत के संदर्भ में हम बात करें तो सबसे अधिक मत मूल्य है यूपी, उत्तर प्रदेश का। वहां का मत मूल्य है 208। सर्वाधिक विधायक का मत मूल्य है कहां का, उत्तर प्रदेश का 208, और भारत के राजस्थान का कितना है, 129। जबकि सांसदों का मत मूल्य कितना है, 708। तो ये हमारा क्या हुआ, चुनाव की रीति के संदर्भ में। क्योंकि जब तक एक निश्चित कोटा प्राप्त नहीं कर लेता तब तक चुनाव प्रक्रिया चलती रहती है, यानी कि दूसरी बार क्या होती है, मतगणना। ठीक है, हम बात करते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल यहाँ पे 55 आएगा, 54। आर्टिकल 56 हम बात करेंगे किसके संदर्भ में, आर्टिकल 56 के बारे में, अनुच्छेद 56। आर्टिकल 56 के बारे में हम बात करते हैं। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, यहां पर किसकी बात की गई है, पद अवधि की, यानी कार्यकाल। देखिए, वैसे तो राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन जब तक दूसरे राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव नहीं होता तब तक यह अपने पद पर बना रहता है। लेकिन इससे पूर्व भी 5 वर्ष से पूर्व भी महाभियोग के द्वारा इसे हटाया जा सकता है। तो हम बात करें आर्टिकल अनुच्छेद 56, तो 56 में इसका क्या दिया गया है, कार्यकाल, कि कितना कार्यकाल रहेगा, सामान्यतः 5 वर्ष। ठीक है, हम बात करें आर्टिकल अनुच्छेद 57 के संदर्भ में। अनुच्छेद 57 के तहत कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति
पुनर्निर्वाचित हो सकता है। एक बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद कई बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, यानी दोबारा क्या हो सकता है, निर्वाचित हो सकता है, चुनाव में भाग ले सकता है। जैसे कि अमेरिका में वहाँ पर यह निश्चित किया गया है कि वहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारतीय संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि भारत का राष्ट्रपति 1 बार बनेगा या 2 बार। कितनी ही बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। यह आर्टिकल कितने में दिया गया है, 57 में। आर्टिकल 57 के तहत पुनर्निर्वाचित हो सकता है, यानी पुनर्निर्वाचन हो सकता है। कोई भी व्यक्ति दोबारा निर्वाचित होता है, उसकी यह योग्यता है, तो वह दोबारा राष्ट्रपति भी बन सकता है। हम बात करें अनुच्छेद 58 के संदर्भ में। अनुच्छेद 58 के तहत भारत के राष्ट्रपति की योग्यताएं, कि एक भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता होना बहुत ही आवश्यक है। तो भारत की राष्ट्रपति की योग्यताओं का उल्लेख किसमें किया गया है, अनुच्छेद 58 में। कौन से अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 58 में। इसकी राष्ट्रपति की कौन कौन सी योग्यता होगी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, संविधान में राष्ट्रपति के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई है कि उन योग्यताओं के बिना राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। पहला है पैंतीस वर्ष की आयु। 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लियो, यानी वो 35 वर्ष या 35 वर्ष से अधिक हो। यह पहली शर्त है योग्यता की, क्योंकि 35 वर्ष से कम उम्र के नागरिक को भारत का राष्ट्रपति नहीं बनाया जाएगा। दूसरा है भारत का नागरिक। देखिए, यहां पर भारत का नागरिक इस संविधान में कहीं पे भी नहीं दिया गया कि मूल रूप से भारतीय ही हो, लेकिन होना क्या चाहिए, भारतीय नागरिक, यानी उसके पास भारतीय नागरिकता हो, वो ही क्या बन सकता है, भारत का राष्ट्रपति। जिसकी 35 वर्ष की आयु कंप्लीट हो और जो भारत का नागरिक हो, उसे ही क्या बनाया जाएगा, भारत का राष्ट्रपति। क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए ये दोनों ही शर्तें आवश्यक हैं। किसी विदेशी को भारत का राष्ट्रपति नहीं बनाया जा सकता। तीसरी शर्त है, तीसरी योग्यता है लोकसभा
देखिए, तीसरी और मोस्ट योग्यता है लोकसभा के सदस्यों की योग्यता रखता हो, यानी कि उसमें जो लोकसभा के सदस्य हैं वो भी योग्यता होनी चाहिए। सदस्य नहीं होना चाहिए, उसके समान, उसके सदस्यों के समान योग्यता होनी चाहिए, मतलब योग्यता रखता हो। यहां पर यह नहीं है कि लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा का सदस्य होगा तो उसे राष्ट्रपति नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि जब राष्ट्रपति चुनाव लड़ेगा या राष्ट्रपति बनेगा उससे पूर्व उसे लोकसभा सदस्यता से क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। इसलिए यहां पर है लोकसभा का सदस्य नहीं, लोकसभा का सदस्य के समान योग्यता रखता हो। लोकसभा के सदस्यों के क्या समान क्या रखता हो, योग्यता रखता हो, वही व्यक्ति क्या बन सकता है, भारत का राष्ट्रपति। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में ये तीनों योग्यता दी गई है। इसके अलावा हम बात करें अगले आर्टिकल के संदर्भ में, आर्टिकल 59 59। देखिए, यहां पर वेतन, पेंशन, शर्तें आदि सभी कौन से आर्टिकल के तहत है, 59 के तहत। राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है वर्तमान में, 5 लाख। 5 लाख राष्ट्रपति का वेतन है। इसके अलावा राष्ट्रपति को निवास, घर भी मिलता है रहने के लिए, भत्ते मिलते हैं, और शर्तें ये है कि जब तक राष्ट्रपति पद पर बना रहेगा उसके वेतन में किसी भी प्रकार की कोई क्या नहीं होगी, कटौती नहीं होगी, उसका वेतन कोई भी कमी नहीं होगी। लेकिन राष्ट्रपति किसी दूसरे लाभ के पद पर नहीं रह सकता, यानी कि किसी भी सरकारी पद पर नहीं रह सकता, सिर्फ वो कहां पे रह सकता है, राष्ट्रपति पद पर ही रह सकता है। तो ये भी है शर्त। दूसरी शर्त यह है कि वो लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता राष्ट्रपति। ये भी क्या शर्त है, राष्ट्रपति की 59 अनुच्छेद में शर्तें दी गई हैं। इस प्रकार से हमने आज राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की, और हम अब नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके जो कार्यपालिका के कार्य हैं, व्यवस्थापिका के कार्य हैं, महाभियोग हैं, उन सभी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, और इन सब के चर्चा करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में। लेकिन इससे पूर्व आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको प्राप्त होती रहेगी। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपके डायरेक्ट हमारे चैनल से आपको यूट्यूब पर मिलते रहेंगे वीडियो। ठीक है, धन्यवाद।